प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और जल्दी ही मैं यूट्यूब लाइव आने वाला हूं। जल्दी ही प्लीज मेरे चैनल को जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब जगह शोर मचा दीजिएगा एकदम कि पूरे कंप्लीट लेक्चर मिल रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैनल पर। और एक एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछिएगा। मैं आपके साथ एवरी टाइम खड़ा हुआ हूं, ठीक है। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर, ठीक। पूरे सब जगह ये पता चल जाना चाहिए कि एवरी लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का मिल रहा है इस चैनल पर। जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, जिससे और बच्चों तक जरूर पहुंच जाए जिन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे पाया। ओके, अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का थर्ड लेक्चर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। किस लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे? थर्ड लेक्चर की। क्वेश्चन लिखिएगा कि द वॉल्यूम ऑफ ओजोन एंड क्लोरीन diffusing during the same time कैसा है? सेम, ठीक है। आर 35 ml and 29 ml respectively, full stop. If the molecular weight of chlorine is 71, the molecular weight of ozone, clear? the molecular weight of ozone की ओजोन का molecular weight कितना होगा। तो आप देखो, मैंने सारे फॉर्मूले को आपको रिलेट करना सिखाया था। बहुत आसान बात है। अब देखो कैसे हमने बताया था आपको। हमने कहा था कि V1 अपॉन V2 इनटू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करो M2 अपॉन M1, यानी कि T1 और T2 कैसे है? देखो बोल रहा है सेम है, यानी T1 बराबर किसके हो गया? T2 के हो गया। V1 और V2 आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। V1 के पहले कितना वॉल्यूम दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। टाइम 35 ml, पहले वॉल्यूम है 35 ml, दूसरा वॉल्यूम है 29 ml इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले गैस कौन सी है देख ध्यान देना, ओजोन, और दूसरी कौन सी है? क्लोरीन। क्लोरीन का वॉल्यूम दिया गया, सॉरी क्लोरीन का मास, मोलर मास दिया गया है 71 और ओजोन का मोलर मास आपसे पूछा गया है। तो M1 जो यहां से कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 48.8। क्या आ गया आपका आंसर? क्या आ गया आपका आंसर? क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई कठिन बात नहीं है इसमें। और जब इसमें कोई कठिन बात नहीं है तो आपको, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। ओके, क्या करा? कुछ नहीं, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला था हम वैसा वैसा क्या करते चले गए। क्वेश्चन बोर्ड पर डिक्टेट है, क्वेश्चन मैंने डिक्टेट भी कर दिया, बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में। थोड़ा सा मैं साइड हो गया, वीडियो को पॉज कर लो। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या करो, यहां से क्वेश्चन को क्या करो, डाउनलोड कर, सॉरी डाउनलोड नहीं, डाउनलोड भी कर सकते हो लेक्चर को, मतलब आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, अब मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैं जो क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं इसको आप लिखिएगा कि ए फ्लोराइड of phosphorus in gaseous state was found to diffuse 2.1 times more slowly than nitrogen under similar condition. Full stop. Calculate the molecular weight या molar mass and molecular formula of this fluoride which contain one atom of
phosphorus per molecule, phosphorus per molecule। क्लियर? यहां तक बात मेरी समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, बड़ा अचंभे की बात है। एक नाइट्रोजन है जिसका मोलर मास आपको पता है 28 होता है। दूसरा जो हमारे पास है वो कंपाउंड है PFX का, फॉस्फोरस का फ्लोराइड है, लेकिन ये नहीं बताया ट्राई फ्लोराइड है, पेंटा फ्लोराइड है, हेक्सा फ्लोराइड है, टेंजा फ्लोराइड है, कैसा फ्लोराइड है आपको नहीं पता। आपके दिमाग में बस इतनी बात आनी चाहिए, मैं इधर लिख रहा हूं कि PFX एक ये कंपाउंड है PFX, ठीक है, ये PFX एक कंपाउंड है। हमें फ्लोरीन नहीं पता है कितने हैं, तो पहले हम इस पूरे का क्या निकाल लें, मोलर मास निकाल लें। पहले रेट R1 था, रेट कितना था पहले, R1 से ऐसे लिख लो, R था, और R2 कितना हो गया 2.1 R हो गया। बाद में रेट क्लियर। क्वेश्चन ध्यान समझो, आप लगाओ R2 अपॉन R1, सॉरी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये आ गया। R1 की जगह R रखो, R2 की जगह 2R रखो, इज इक्वल टू अंडर रूट M2 की जगह 28 रखो, और M1 आपको ये कैलकुलेट करना। बोला ना एक फ्लोराइड ऑफ फास्फोरस, क्योंकि आपको ये नहीं बोला लेकिन कितने फ्लोराइड हैं, नहीं बोला है ना, तो आप उसकी जगह क्या करोगे, X फ्लोराइड है, तो इस पूरे कंपाउंड X फ्लोराइड वाले कंपाउंड का मास आपको निकालना है। तो X फ्लोराइड वाले मॉलिक्यूल, इसका मास जो आएगा यहां से कैलकुलेट करोगे, इस R से यार कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट लोगे, यहां से जो मोलर मास आ जाएगा M1, M1 आ जाएगा 126, ये आ जाएगा। ठीक, अब अगर ये 126 आ गया, क्लियर, 126 आने के बाद फिर समझना क्या होगा, 126 आने के बाद समझना मेरी बात को। अब अगर ये 126 आ गया, कितना आ गया, 126 आ गया, तो देखो अब अगर ये कितना है 126 है, तो मैं अगर आपसे एक बात करूं कि देखो कि जो फास्फोरस का कंपाउंड है, द कंपाउंड of the compound fluoride of phosphorus, fluoride of phosphorus क्या होगा, PFX। ठीक, अब देखो जो PFX है इसका टोटल मास कितना आया, 126 आया, यही तो आया, यानी कि फास्फोरस हो गया 31 प्लस कितना हो गया 19 इनटू x इज इक्वल टू 126, यानी कि 19x इज इक्वल टू आ गया 95, 126 में से 30 बन जाएंगे, 91 5 बचेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। बात क्लियर? अब जब x इज इक्वल टू 5 आ गया तो समझो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब अगर x इज इक्वल टू 5 है, कितना x इज इक्वल टू 5 है, तो समझो भाई x इज इक्वल टू 5 है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर x इज इक्वल टू कितना है 5, तो देखो x इज इक्वल टू है मेरे पास 5, कितना x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू अगर 5 आ गया, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, देखो P F x कितना रख दो 5, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर बात? यहां तक नोट कर लीजिएगा आप लोग, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अगर समझ में ना आए वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, बहुत आराम से मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताया है। जल्दी आप कोई भी अगर कुछ देखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन जल्दी मिलेगा नहीं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, आपको करा दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसको मैं रख कर देता हूँ, नोट कर लीजिए, साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए पहले पूरा क्वेश्चन, ये लीजिए नोट कर लीजिए, कर लिया? ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन सभी लोग क्लास वाले की। 1.4 लीटर 1.4 लीटर of unknown gas required 57 seconds to diffuse and same volume, क्या बोल दिया है, and same volume of nitrogen gas to diffuse, sorry, nitrogen gas 84 seconds to diffuse at the same temperature and pressure, calculate the molar mass of unknown gas। क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ अननोन गैस। क्लियर, आपसे मोलर मास पूछा गया है अननोन गैस का, समझना। अब अगर अननोन गैस का आपसे मोलर मास पूछा गया है, क्या पूछा गया, अननोन गैस का आपसे मोलर मास पूछा गया, तो अननोन गैस का अगर आपसे मोलर मास पूछा जा रहा है, ठीक, तो आप कैसे करोगे, ध्यान से समझना। देखो, अगर अननोन गैस का मोलर मास पूछा गया है आपसे, तो मेरी बात को ध्यान में रखते हुए एक बात ध्यान रखना, क्या करोगे, देखो वॉल्यूम सेम है, क्या क्वेश्चन में बोल दिया V1 इक्वल टू V2 के है, तो क्या फॉर्मूला आ गया, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। अब देखो पहली गैस कौन सी क्वेश्चन में बोली थी, जानना, 14 लीटर ऑफ अननोन, यानी कि पहली गैस क्या है, अननोन है, M1 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और दूसरी गैस क्या है, नाइट्रोजन है, तो T2 कितना दिया, ये कितना 84 दिया, और T1 कितना दिया है, 57 दिया है, इज इक्वल टू M2 कितना हो गया, 28 हो गया, और ये कितना हो गया, M1 हो गया। अब अगर M1 की बात करें तो M1 आ जाता है 14.2, कितना आ गया M1 कैलकुलेट करने के बाद 14.2, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं आपको डिफरेंट वैरायटी की क्या कराता जा रहा हूं, क्वेश्चंस हमेशा कराता चला जाता हूं। क्लियर बात, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए ध्यान से, the rate of diffusion of gas A is 1/2, that of gas B, if molecular mass of gas A is 16, then calculate molecular mass of B, क्लियर। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, किसका, बी का। तो देखो पहले से बोल दिया कि ए जिसका रेट R1 है, जो कितना 1/2 R है, ठीक, R2 कितना है, R है, तो लगा दो सिंपल फॉर्मूला, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, अंडर रूट M2 अपॉन M1, यानी कि R1 कितना हो गया, 1/2R हो गया, ये हो गया बेटा, देखो इज इक्वल टू अंडर रूट M2 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और M1 कितना दिया गया, 16 दिया गया। इस R से ये वाला R क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो यहां से जब स्क्वायर रूट हटाओगे, यहां से पहले बार में देता हूं, चलो, अंडर रूट M2 अपॉन 16, अब यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे, तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू M2 अपॉन 16, तो 4 4 जा 16, M2 कितना आ गया, 4, बोलो बाबा की जय, M2 कितना आ गया, 4 आ गया, देखो कितना आ गया, M2 4 आ गया। कुछ कठिन था बताओ, बस थोड़ा कैलकुलेशन जहां पर हो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करते चले जाओ, और जितना आसान सिंप्लीफिकेशन बनाते चले जाओगे, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, उतने क्वेश्चन क्या होते चले जाएंगे, आसान होते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, क्लियर बात, ठीक है। मैं इस बात को रफ कर रहा हूं,
आप कोई कंफ्यूजन हो तो कहना मत मेरे से, क्योंकि मैं बार बार ये बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन ग्राम्स लॉ पे करा चुका हूं। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, उस पर भी ध्यान से देखिएगा। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, रफ करने के बाद मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, बस लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है आपके लिए। इससे बाहर ग्राम्स लॉ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर ग्राम्स लॉ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना। अभी 3-4 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, 1-2 ग्राफ हैं, उनको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। उस पर दिखाऊंगा कि कैसे देखो चार्ल्स लॉ पे आपको नए तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, और वो ग्राफ अगर आता है तो वो एज इट इज रिपीट आता है, और सीधे बाबा की जय करते हुए गोला भरना है इस पेपर में, क्योंकि उसमें डेटा भी चेंज नहीं होगा उस ग्राफ में। हाँ, जो मैं ग्राफ बोर्ड पे कराऊंगा, अगर वो ग्राफ आएगा तो वही डेटा एज इट इज बिल्कुल वैसा ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। बस उसमें गोला भरना है, अगर आंसर याद है तो पेन भी नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, ओके। चलो मैं आगे करता हूं। देखो ये क्वेश्चन, देखो ए वेसल कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ए वेसल कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन in 2:1 molar ratio, 2:1 molar ratio at 10 atm pressure, at 10 atm pressure. Then calculate ratio of their, rate of diffusion, रेट का रेशियो पूछा है आपसे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो भाई, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, और बताना। देखो प्रेशर कितना है दोनों का, यानी कि 10 एटीएम है, टोटल प्रेशर कितना है 10 एटीएम, ठीक। तो देखो भाई, यानी कि 10 एटीएम टोटल प्रेशर कैसा है दोनों का, सेम है, और मोलर रेशियो कितना दिया है 2:1। यानी कि हमें कैसे क्या करना है, इस बात को समझना। हमारे पास टोटल प्रेशर है, हमारे पास पार्शियल प्रेशर नहीं है, क्योंकि R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 और √M2/M1, क्योंकि हमसे किसका रेशियो पूछा गया है भाई, √M2/M1 का रेशियो पूछा गया है। R1 और R2 हमसे क्या है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रेट, मोलर रेशियो नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्या, कि रेट का रेशियो पूछा गया है। ध्यान ही दिया करो, बेवकूफ मत बनो। R1/R2 पूछा गया है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अगर हम ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर की मास करें तो वो कितना होगा 32, और हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर की मास करें तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि R1/R2 को हमने ऐसे ही लिख दिया, P1/P2 हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो देखो मोल फ्रैक्शन इसके, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, यानी कि पहले मोल कितने थे 2 थे, कितने थे 2 थे, टोटल मोल कितने हो गए 2 + 1 हो गए, N2। टोटल प्रेशर कितना है 10 है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B के मोल कितने होंगे 1 मोल होगा, और टोटल मोल कितने होंगे 2 + 1 होंगे, यानी कि 2 + 1 कितना होता है, भगवान की दुआ से 3 होता है। PA/PB को डिवाइड करोगे तो 10 से 10 मर जाएगा, 2 + 1 से 2 + 1 मर जाएगा, यानी कि PA/PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो। कि यहाँ पर P1 PA होगा कि PB होगा, यहाँ पर क्या करूं, PB ऊपर होगा कि PA नीचे होगा, जल्दी बताओ अरेन बाबू। PA ऊपर होगा और PB नीचे होगा, तो PA/PB की वैल्यू कितनी आ गई, यही आ रही है 2/1 आ गई, कितनी आ गई 2/1 आ गई। अब देखो 2/1 आ गई, ये गलती मत कर देना कि ये PB और PB का रेशियो नहीं, मोलर रेशियो दिया है। यहां से आपको किसका रेशियो निकालना है, पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालना है, √M2/M1। M2 हमें क्या दिया है, यानी कि ये हो गया M1, ऑक्सीजन पहले है, हाइड्रोजन बाद में है, तो M2 क्या हो गया 2 हो गया, तो ऊपर रखो 2 और नीचे क्या रखोगे 32। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 32 को डिवाइड करोगे, जल्दी बताओ 16, कितना हो जाएगा 16, और 16 का मोलर रेशियो कितना आएगा R1/R2 2/1 इनटू कितना आ गया 1/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि R1:R2 कितना आ गया 1:2 आ गया। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इस बात को कंसेप्ट को दिमाग में बैठा के रखना कि पहले अगर हमें टोटल प्रेशर दिया गया है तो वहां पर PA और PB निकालेंगे। PA और PB पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दिया था, हमें मोलर रेशियो दिया था, यानी कि हमें उस मोलर रेशियो से
एक कंपोनेंट के पहले मोल फ्रैक्शन निकालने थे, फिर दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने थे। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब हमने बताया था उसके मोल अपॉन टोटल मोल। क्या बताया था? उसके मोल अपॉन टोटल मोल, यानी कि जिस कंपोनेंट की बात करोगे उस कंपोनेंट के मोल रखोगे अपॉन टोटल मोल रखोगे, कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन निकल कर आएंगे। और यहीं पर अगर कंपोनेंट बी की बात करोगे तो कंपोनेंट बी के मोल रखोगे और उसके टोटल मोल रखोगे तो वहां से क्या निकल के आएगा? कंपोनेंट बी के मोल निकल के आएंगे। इतनी बात मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक पर, ठीक है? इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक की। वो टॉपिक क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि पहले पार्ट का लास्ट टॉपिक है। क्या है? पहले पार्ट का लास्ट टॉपिक है। क्लियर? अब पहले पार्ट का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखो डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, ओके। अब देखो, अगर हम लोग डाल्टन्स लॉ की बात करते हैं तो डाल्टन्स लॉ का मतलब समझना। इसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, एक कंटेनर है और सारी की सारी गैसेस कैसी हैं? नॉन रिएक्टिंग। क्लियर? और इस पर जब क्या करते हो आप? प्रेशर एक्सर्ट करा रहे हो। क्या करा रहे हो? प्रेशर एक्सर्ट करा रहे हो, ठीक? तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैस का प्रेशर होगा और वो सारी गैसेस कैसी हैं? नॉन रिएक्टिव। यानी कि इस पर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का जो प्रेशर है, मान लो एक गैस ए है, उसका प्रेशर पी है, पार्शियल प्रेशर। दूसरी गैस मान लो बी है तो उसका पार्शियल प्रेशर बी है। और मान लो तीसरी गैस सी है, उसका पार्शियल प्रेशर सी है। तो इस पर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। यानी कि P इज इक्वल टू PA प्लस PV प्लस PC। ये बात हो गई। अब आप लिखो स्टेटमेंट, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at a given temperature, the pressure exerted by two or more non-reacting gases, okay, non-reacting gases, occupying a definite volume, occupying a definite volume is equal to the sum of partial pressure of the कंपोनेंट। ओके, अब देखो मैंने यहां पर ये बात लिखी थी, इसके नीचे लिख लो P इज इक्वल टू PA प्लस PV प्लस PC। क्लियर? एक बात और ध्यान रखना कि जो पार्शियल प्रेशर है A का, वो मोल फ्रैक्शन A इंटू टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। अगर कंपोनेंट 2 है तो उसका पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्योंकि कंपोनेंट कौन सा है? B,
इनटू टोटल प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात अभी आपने ग्राहम्स लॉ में एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये बात क्या की गई थी, अप्लाई की गई थी, और ये था क्या बेटा, डाल्टन्स लॉ। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। Which of the following volume V, which of the following volume V, temperature T, plot represent the behavior of 1 mole of a ideal gas at the atmospheric pressure, at the atmospheric pressure। अब देखो मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं समझ रहा हूं। पहला ग्राफ है ये वाला, ये ग्राफ है, क्लियर। दूसरा ग्राफ भी सब पे डेटा लिखना है कुछ, ये ग्राफ किसके किसके वर्सेस है, बी वर्सेस टी, और बी वर्सेस टी के बीच में सबसे पहले दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करो कौन सा लॉ लगता था, चार्ल्स लॉ। दूसरा ग्राफ भी इसी तरीके का है, तीसरा ग्राफ भी इसी तरीके का है, V वर्सेस T ये, और चौथा ग्राफ भी निगेटिव स्लोप का है, ये बात है, ठीक। अब इन ग्राफ पर मैंने कुछ डेटा लिखे हैं, देखो ऐसे आएगी 22.4 लीटर 273 केल्विन, यहां पर है 38.8 लीटर 373 केल्विन, ठीक। यहां पर लिखिए 20.4 लीटर 273 केल्विन, 128 लीटर 373 केल्विन। इसके बाद आ जाइएगा, यह है 22.4 लीटर 273 केल्विन, यहां पर 30 लीटर 373 केल्विन। फोर्थ वाले में 22.4 लीटर 273 केल्विन और 14.2 लीटर 370। अब चार्ल्स लॉ आपको बताता कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यही तो बताता था, B इज डायरेक्टली, प्रेशर भी देखो फिक्स है, यही तो बताता था। अब अगर आपको ये चीज बताती थी तो स्लोप निगेटिव नहीं हो सकता, चौथा गोला तो कभी भर ही नहीं सकता जीवन में, गलत आंसर। अब गोला 1 2 3, इधर देखो, पहले गौर से क्वेश्चन देखो, गोला, अब देखो आंसर देखो, ठीक। अब आंसर देखो कि अब हम अपने आंसर को सर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे सर ये तो बड़े अजीबोगरीब ग्राफ दिए, इन वैल्यूज का मतलब क्या है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था जब आया था, भैया नंबर तो 4 आपको ही लेने, तो टाइम भी आपको खर्च करना पड़ेगा, और जब आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा तो क्वेश्चन का आंसर भी सही आएगा। बात क्लियर। तो आप क्या करोगे, देखो इधर B1 अपॉन T1 इज इक्वल टू B2 अपॉन T2, ये करो। देखो पहले में मैं तो सब क्वेश्चंस को चेक कर चुका हूं, सारे ऑप्शंस को, तो पहले और दूसरे में आंसर नहीं, आंसर थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड, ये थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड पार्ट ये राइट आंसर, ठीक। अब देखो क्या करोगे, चारों वैल्यू आपको देखो गिवन है, चारों वैल्यू आपको देखो गिवन है, तो अब क्या करोगे, आपने V1 की जगह रखा 22.4, क्या रखा, V1 की जगह रखा 22.4, तो मैंने यहां पर दिया 22.4, ठीक। और मैंने इसको, ये हमारा टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन पहला, और दूसरा है 373 केल्विन, और इसकी जगह पे रखा मैंने अपॉन 273 केल्विन इज इक्वल टू, मैंने V2 रखा, सॉरी V2 रखा 30 लीटर, कितना रखा 30, और मैंने कहा ये T2 कैलकुलेट कर दो। तो जो T2 कैलकुलेट करोगे, ये पता कितना आएगा सब कैलकुलेट होने के बाद, 373। T2 कितना आएगा, 373 केल्विन आएगा, ऐसे आएगा 372.9, तो कितना हो गया 373 केल्विन हो गया। यानी कि जब ये वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर गई, बाकी आप किसी में वैल्यू रखोगे मैच नहीं करेगी इन्हीं से, तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना था। ये क्वेश्चन जब जेई ने पूछा था, और ये क्वेश्चन मेडिकल में रिपीट हो चुका है,
मैं अधिकतर सभी ब्रांड के जितने भी इंस्टीट्यूट है सबके टेस्ट पेपर आते हैं जो उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ये क्वेश्चन हर बार पढ़ा ही होता है किसी ना किसी सेट में। जो बच्चों के टेस्ट पेपर कराते हैं चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो इंडिया का, तो उसमें क्वेश्चन पेपर पे पढ़ाई होता है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता इसे सॉल्व कैसे करना है, बच्चों छोड़ देते हैं सब। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के कंसेप्ट को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक, आज का लेक्चर मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। और आज का लेक्चर इतना रखने का रीजन है क्योंकि नए लेक्चर से, फ्रेश लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।